मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहाचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीटवाना में कार्यरत हूँ। हमने एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली का अध्ययन किया। अब हम संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम संसदात्मक शासन प्रणाली का अध्ययन करेंगे। जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संसदात्मक शासन व्यवस्था के सामयिक मूल्यांकन के साथ साथ दिन प्रतिदिन के मूल्यांकन का भी अवसर प्रदान करती है। यानी सरकार के 3 अंग होते हैं, जैसे कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध के आधार पर शासन व्यवस्थाओं का संसदात्मक और अध्यक्षात्मक रूप में वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे कि संसदात्मक शासन प्रणाली में यह शासन प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित होती है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। गार्नर के अनुसार संसदात्मक शासन वह शासन प्रणाली जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका अथवा उसके लोकप्रिय सदन के प्रति तथा अंतिम रूप में निर्वाचक मंडल के प्रति अपनी राजनीतिक नीतियों तथा कार्यों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होती है और राज्य का प्रधान नाममात्र का तथा उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार गेटल लिखते हैं कि गेटल के अनुसार संसदात्मक शासन शासन के उस रूप को कहते हैं जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अर्थात वास्तविक कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए कानूनी दृष्टि से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्योंकि आधुनिक राज्यों की व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं, अतः मंत्रिमंडल वास्तव में उस सदन के नियंत्रण में होता है जिसे वित्तीय मामलों पर अधिक शक्ति प्राप्त होती है, जो निर्वाचकों का भी अधिक सीधे ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। यानी इस शासन व्यवस्था को मंत्रिमंडलात्मक शासन या उत्तरदायी शासन के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति में निहित न होकर मंत्रिमंडल या कैबिनेट नामक एक समिति में निहित होती है, इसलिए इसे मंत्रिमंडलात्मक शासन कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होने के कारण इसे उत्तरदायी शासन के नाम से भी पुकारा जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था का व्यवहारिक रूप में हम देखें तो इसमें शासन का प्रधान यानी राजा या राष्ट्रपति नाममात्र का प्रधान होता है और शासन के वास्तविक प्रधान के रूप में मंत्रिपरिषद के द्वारा कार्य किया जाता है। लोकप्रिय या निम्न सदन में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो, राज्य के प्रधान द्वारा उस राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मंत्रिपरिषद को सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर काम करना होता है, इसलिए प्रधानमंत्री साधारणतः अपने ही राजनीतिक दल में से मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। साधारणतः मंत्रिपरिषद के सदस्यों के लिए व्यवस्थापिका का सदस्य होना आवश्यक होता है, किंतु प्रधानमंत्री किसी ऐसे सदस्य को भी मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है जो व्यवस्थापिका का सदस्य न हो। इस मंत्री को संविधान द्वारा निर्धारित निश्चित अवधि के भीतर व्यवस्थापिका का सदस्य बनना आवश्यक होता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यवस्थापिका में उपस्थित होकर कानून निर्माण के कार्य में भाग लेते हैं और व्यवस्थापिका प्रश्न पूछते हैं और आलोचना करने के आधार पर मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। विशेष परिस्थितियों में व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पास कर मंत्रिपरिषद को भी पदच्युत कर सकती है और मंत्रिपरिषद को भी यह अधिकार होता है कि वह राज्य के प्रधान को व्यवस्थापिका के विघटन की सिफारिश करे। यानी कि इंग्लैंड, भारत इत्यादि देशों में संघात्मक शासन पद्धति है। इंग्लैंड शासन व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था का उत्तम मॉडल या आदर्श मान सकते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता में हम देखें तो नाममात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका का भेद होता है। इसमें इस शासन व्यवस्था में नाममात्र की वास्तविक कार्यपालिका में भेद होता है। राज्य का प्रधान नाममात्र की कार्यपालिका होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है। नाममात्र की यह कार्यपालिका इंग्लैंड के सम्राट की तरह ही वंशानुक्रमागत या भारत के सब राष्ट्रपति की तरह निर्वाचित हो सकती है। प्रत्येक स्थिति में सैद्धांतिक तौर पर यह पूर्ण शक्ति संपन्न होती है, लेकिन व्यवहार में वह इन शक्तियों का प्रयोग अपने विवेक के अनुसार नहीं कर सकती। व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। इसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक न होकर परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। कार्यपालिका की नियुक्ति व्यवस्थापिका में से ही की जाती है और कार्यपालिका अपने कार्यों और नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पास कर कार्यपालिका को उसके पद से हटा सकती है। दूसरी ओर कार्यपालिका केवल प्रशासन संबंधी कार्य नहीं करती वरन कानून निर्माण से संबंधित कार्यों में भी भाग लेती है। कार्यपालिका कार्यकाल की अनिश्चित होती है। इस शासन यानी कि संसदात्मक शासन प्रणाली में
में कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। कार्यपालिका उसी समय तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उससे व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त रहता है। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व संसदात्मक व्यवस्था का एक अन्य सिद्धांत संसद के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है। प्रशासनिक नीति निश्चित करने का कार्य मंत्रिमंडल द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में कार्य करता है और सभी मंत्री एक दूसरे के निर्णयों कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि संसद का निम्न सदन किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, प्रत्येक मंत्री अपने अधीन विभाग का प्रबंधक होता है अतः उससे व्यक्तिगत रूप से उस विभाग को सुयोग्य ढंग से चलाने के लिए विधानमंडल के यानी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व रहना होता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व इस पद्धति की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मंडल का नेता होता है, वह मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उनमें विभागों का वितरण करता है, उनके कार्यों में सामंजस्य स्थापित करता है, उनके विभागों का निरीक्षण करता है और पदच्युत कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी उन राजनीतिक खिलाड़ियों की टीम का नेता होता है जिसके नेतृत्व में मंत्रिमंडल राजनीतिक खेल खेलता है। संसदात्मक शासन प्रणाली के गुण के रूप में हम देखें मेरिट में तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग होता है। मानव शरीर के समान ही शासन व्यवस्था में भी एक प्रकार की एकता होती है और श्रेष्ठ प्रशासन के लिए अत्यंत आवश्यक है कि प्रशासन के इन अलग अलग अंगों में सहयोग हो। संसदात्मक शासन व्यवस्था में ही इस प्रकार का सहयोग पाया जाता है। इस सहयोग के परिणाम स्वरूप शासन कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। इस शासन व्यवस्था में परस्पर सहयोग के द्वारा ठीक प्रकार के कानून का निर्माण किया जा सकता है, उन्हें ठीक प्रकार के कार्य रूप में परिणत करते हुए प्रशासन को जन कल्याणकारी बनाया जा सकता है। शासन व्यवस्था के प्रति उत्तरदायित्व यानी शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी संसदात्मक शासन में मंत्रीगण व्यवस्थापिका के सदस्य और इस रूप में जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ये मंत्रीगण व्यवस्थापिका के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। मंत्री लोगों को अपने पद पर बने रहने के लिए जनता के दृष्टिकोण का ध्यान रखकर उसके अनुसार ही कार्य करना होता है। इस प्रकार प्रशासन व्यवस्था का संचालन आवश्यक रूप से जनता के हित में होता है। आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन संभव। संसदात्मक शासन में इस बात की गुंजाइश रहती है कि आवश्यकता अनुसार राजशक्ति का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में परिवर्तन किया जा सके। उदाहरण के लिए प्रथम महायुद्ध के समय इंग्लैंड ने एक्विस्ट के स्थान पर लॉर्ड जॉर्ज और द्वितीय महायुद्ध के समय चैम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। संसदीय शासन में आवश्यकता के अनुसार समय सभी राजनीतिक दलों की मिलीजुली सरकारों का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन अध्यक्ष शासन में आवश्यकता अनुसार इस प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। योग्यतम, अनुभवी और लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में जिन सदस्यों को अपने अनुभव और योग्यता के आधार पर व्यवस्थापिका अपने राजनीतिक दल और देश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो जाता है, वे ही व्यक्ति मंत्रिपरिषद के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। व्यवस्थापिका के योग्य और अनुभवी सदस्य होने के कारण इन्हें शासन कार्य के आधारभूत सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान होता है और लोकप्रिय होने के कारण इनके द्वारा शासन का संचालन जनहित के लिए किया जाता है। मंत्रियों के संबंध में ये बातें हैं। लोकप्रिय, योग्यता और लोकप्रियता अध्यक्ष शासन में संभव नहीं होता है। राजनीतिक शिक्षा संसदात्मक शासन में अध्यक्षात्मक शासन की अपेक्षा जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिक अच्छा अवसर प्राप्त होता है। व्यवस्थापिका में विभिन्न विभागों के कार्यों की आलोचना होती है और मंत्रीगण भी पूर्ण योग्यता के साथ अपनी नीति और कार्यों के पक्ष का प्रतिपादन करते हैं। जनता व्यवस्थापिका के इस कार्य वितरण को रुचिपूर्वक पढ़ती है और सार्वजनिक समस्याओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करती है। गत्यावरोध की आशंका कम होती है। अध्यक्षात्मक शासन शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होती है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होती है के कारण इसमें अनेक बार ये एक दूसरे के कार्य में रुकावट डालने का प्रयत्न करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शासन में गत्यावरोध उपस्थित हो जाता है। किंतु संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका बहुत अधिक श्रेष्ठ रूप में परस्पर सहयोग करती रहती है और गत्यावरोध होने की कोई आशंका नहीं होती है। निरंकुशता का अभाव संसदात्मक शासन में कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का पूर्ण नियंत्रण रहता है और यदि मंत्री लोग
मनमानी करे तो व्यवस्थापिका के द्वारा उन्हें पदच्युत कर दिया जाता है, यानी पद से हटा दिया जाता है। इस स्थिति के कारण शासन कभी भी निरंकुश नहीं हो पाता है। लोकतंत्रीय सिद्धांत की रक्षा, लोकतंत्रीय सिद्धांत की रक्षा बहुत अधिक सीमा तक संसदात्मक व्यवस्था में ही संभव। इसके अंतर्गत प्रशासकों का सदैव जनता के सामने अपने कार्यों का उत्तर देने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इस प्रकार वास्तविक प्रभुसत्ता जनता के पास ही रहती है। संसदात्मक शासन के दोष, इस प्रकार के गुणों के साथ साथ संसदीय शासन के कुछ दोष भी बताए जाते हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख है। दलीय तानाशाही का भय, संसदात्मक शासन में राज शक्ति संपूर्ण जनता के हाथ में न रहकर एक दल विशेष के हाथ में रहता है। व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी के द्वारा कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार शासन के इन दोनों भागों की शक्ति आवश्यक रूप से एक ही राजनीतिक दल के हाथ में निहित होती है और यह राजनीतिक दल मनमाने तरीके से इस शक्ति का उपयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक बार सत्ता अपने हाथ में आ जाने पर वह राजनीतिक दल भ्रष्ट उपायों को अपनाकर सत्ता अपने हाथ में रखने का प्रयत्न भी कर सकता है। निर्बल शासन, संसद शासन में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसके हाथ में शासन की संपूर्ण शक्ति हो, राज्य के सुशासन के लिए उत्तरदायी हो। शासन की इस निर्बलता के कारण आवश्यक निर्णय करने में काफ़ी समय लग जाता है और निर्णयों को गुप्त रखने में भी कठिनाई होती है। शासन की यह निर्बलता युद्ध अथवा अन्य संकटकालीन परिस्थितियों में भी असहनीय हो जाती है। अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में निहित होने के कारण शासन में यह निर्बलता नहीं रहती। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विरोध, शक्ति पृथक्करण लोकतंत्र का एक प्रमुख सिद्धांत है और इस सिद्धांत के अनुसार शासन के अंतर्गत व्यवस्थापन, शासन और न्याय संबंधी शक्तियाँ अलग अलग हाथों में रहनी चाहिए। लेकिन संसदात्मक पद्धति शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि इसमें शासन मंत्रिपरिषद के अधीन होता है जो व्यवस्थापन विभाग की एक समिति मात्र होती है। कार्यपालिका की अस्थिरता, इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका कार्यकाल व्यवस्थापिका के विश्वास पर निर्भर होने के कारण निश्चित नहीं होता। कार्यकाल की इस अस्थिरता के कारण मंत्रीगण ऐसी योजनाएं प्रस्तावित करने के लिए उत्साहित नहीं होते जिन्हें कार्यान्वित करने के लिए काफ़ी समय की आवश्यकता हो। जिस देश में छोटे छोटे अनेक राजनीतिक दल हों वहाँ पर तो मंत्रिपरिषद में जल्दी परिवर्तन होने के कारण शासन कार्य असंभव ही हो जाता है। 1950 से 1958 तक फ्रांस में चतुर्थ आम चुनाव के बाद भारतीय संघ के बिहार, हरियाणा, पश्चिम में पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में 1979 से 81, 89 से 91, 96 से 98 वर्षों में भारत के केंद्रीय स्तर पर यह बात प्रत्यक्षतः देखी गई है। अयोग्य व्यक्तियों का शासन, संसद शासन में मंत्रिपरिषद का निर्माण योग्यता एवं विभागीय ज्ञान के आधार पर किया जाता है। जनता में लोकप्रिय होना और दल का नेता होना एक बात है, उत्तम शासक होना दूसरी बात। संसदात्मक शासन के ये मंत्री अनेक बार स्वयं से संबंधित विभाग के संबंध में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रखते और उसके परिणाम स्वरूप शासन का संचालन अयोग्यतापूर्ण ढंग से किया जाता है। मंत्रिमंडलीय तानाशाही की प्रवृत्ति, वर्तमान समय में संसदात्मक शासन की यह प्रवृत्ति देखने में आई है कि संपूर्ण राजशक्ति मंत्रिपरिषद के हाथों में केंद्रित हो जाए और व्यवस्थापिका उसके हाथों की कठपुतली बन जाए। मंत्रिपरिषद की इस तानाशाही के परिणाम प्रजातंत्र के हित में अच्छे नहीं होते। प्रशासन कार्य में असक्षमता, यानी कि कार्यपालिका के व्यवस्थापिका से संबंधित होने के कारण मंत्रियों का बहुत समय व्यवस्थापिका में उपस्थित होने, वहाँ वाद विवाद सुनने और स्वयं वाद विवाद में भाग लेने में चला जाता है और ये मंत्रीगण शासन संबंधी कार्यों पर ठीक प्रकार से ध्यान नहीं दे पाते। उग्र राजनीतिक दलबंदी, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राजनीतिक दल केवल निर्वाचन के समय ही सक्रिय होते हैं, किंतु संसदात्मक शासन में शासन शक्ति प्राप्त करने की आशा में राजनीतिक दल सदैव ही अत्यधिक सक्रिय रहते हैं। सत्तारूढ़ दल और विरोधी दलों में सत्ता हथियाने के लिए सदैव आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, जिससे सारा वातावरण खराब हो जाता है। संकट काल में कार्यपालिका की निर्बलता, संसद शासन युद्ध या अन्य संकट काल की स्थिति में बहुत अधिक निर्बल होता है। ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद को न केवल युद्ध का संचालन या संकट काल का सामना करना पड़ता है, वरन इसके साथ ही दिन प्रतिदिन की आलोचना भी सहन करनी होती है। ये आलोचनाएं मंत्रिपरिषद के कार्यों में बाधा होती है। मंत्रिमंडलों का बढ़ता हुआ आकार,
और दलबंदी। वर्तमान समय में संसदीय शासन का एक और दोष मंत्रिमंडल के बड़े आकार व दल बदल के रूप में देखा गया है। चतुर्थ आम चुनाव के बाद भारतीय संघ के अनेक छोटे राज्यों में भी बड़े आकार के मंत्रिमंडलों का निर्माण किया गया है और वर्तमान समय में भी यही प्रवृत्ति है। इन बड़े मंत्रिमंडलों से एक और प्रशासनिक व्यय में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, तो दूसरी ओर शासन का उचित रूप में संचालन भी संभव नहीं हो पाता। भारत जैसे देशों में दल बदल का जो रोग देखा गया है वह भी संसदीय शासन से ही संबद्ध है। इसके बाद में हम संसदीय शासन के आगे का भाग के हम इस अध्याय के आगे अध्यक्षात्मक यानी राष्ट्रपति शासन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।